सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 बोले तो क्लास 12वीं का वैसे बच्चे जिनका हिंदी कोर है, ठीक है, हिंदी कोर है, ठीक है, हिंदी कोर है, उसके लिए जो कल एग्ज़ाम है जिसका 13 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इसमें जो भी हम बताएंगे साक्ष्य के साथ बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने योग्य है। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले जिस तरीके से हिंदी कोर का जो पहला वीडियो था उसके ऊपर आपने प्यार दिया, उसी तरीके से इसके ऊपर भी आप सबों प्यार दीजिए, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपको पत्र लेखन से, निबंध लेखन से लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको कुछ प्रश्न बताने वाले हैं, उस प्रश्न को आप ज़रूर देख लीजिएगा। जी हाँ, आप अवश्य देख के जाने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप देख लीजिएगा। उसमें हम कन्फर्म 90% ये नहीं कह रहे कि पूछा जाएगा, लेकिन हाँ देख के अवश्य जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के माध्यम से लेखक को क्या सीख दी है। अब ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, 9 में पूछा, 10 में पूछा, 18 में पूछा, ठीक है, इधर मिट गया, और भी पूछा गया है, ठीक है, और भी पूछा गया है। ये प्रश्न इतना बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर, अगर आप लोगों को आता है तो आप अपने यथासंभव अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी है। तो जूझ का अर्थ हो युद्ध। जूझ का माने क्या होता है, जूझ का माने क्या होता है, जूझ का अर्थ होता है युद्ध की लड़ाई। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति या समस्याओं से जूझता है तो उस समय या परिस्थिति से उसकी एक प्रकार की लड़ाई होती है, जिसे जूझ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जूझ कहते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन संघर्ष की सीख दी है। और इस कहानी से लेखक क्या सीख दी है, जीवन का संघर्ष से सीख दी है। मानव अपने जीवन में सदैव परिस्थितियों व समस्याओं से जूझता रहता है। हमेशा मानव अपने जीवन में सदैव जूझता रहता है। तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए ध्यान दीजिए, हाँ थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जी, अब आ गया है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अपने बच्चे अपने जन्म के साथ क्या लेकर आते हैं, ठीक है। तो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। इस पंक्ति में कपास को, ठीक है, इस पंक्ति में कपास को कपास से तात्पर्य कपास रुई से नहीं बल्कि उसकी कोमलता तथा उसके सफ़ेद रंग पवित्रता से लिया गया है। तो जन्म के समय बच्चे अपने साथ क्या लाते हैं, कपास लाते हैं। अब कपास, यहाँ पे जो कपास जो है वो रुई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इसका तात्पर्य रुई नहीं बल्कि क्या है, देखिए कपास की जो होता है, रुई जो होता है बहुत कोमल होता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है कि वो कोमल होता है और सफ़ेद दूध की तरह वाइट दिखता है, चेरक जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो उस सफ़ेद दूध की तरह दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो समय बिताता है तो वो अपना रूप में आना चालू कर देता है, दिखना शुरू हो जाता है। तो बच्चों का स्वभाव कपास रुई के समान कोमल, पवित्रता तथा निश्चल होता है। वे स्वभाव से कोमल होते हैं, ठीक है। बच्चे अपने जन्म के साथ यही लेकर आते हैं, ठीक है। इसको आप आंसर लिख सकते हैं, या आपको आता हो तो खुद आप लिखने का प्रयास करेंगे। एक और प्रश्न है यह कि भाषा का सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। तो भाषा का सहूलियत से बरतने का क्या मायने है। देखिए ये प्रश्न 2 साल पूछा गया है, 10 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय भाषा का आरक्षणानुकूल प्रयोग है,
किसी भी समय भाषा के प्रयोग से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। जहाँ प्यार की भाषा की आवश्यकता हो वहाँ प्यार की भाषा ही प्रयोग करनी चाहिए। जहाँ दुष्ट व्यक्ति की समझ क्रोध की भाषा का प्रयोग करना हो उचित हो वही उचित माना जाएगा। मतलब क्या बोला, भाषा सहूलियत के हिसाब से बरतने का क्या मायने है। अगर सपोज मान लीजिए कि किन्हीं को कुछ काम करवाना हो तो उनको प्यार से नूनू बुचू करके हम लोग काम करवाते हैं, है ना। लेकिन अगर किन्हीं को आंख दिखाना हो तो उस समय हमारे भाषा जो है उसका रिदम बदल जाता है, उसका आवाज़ बदल जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है भाषा का सहूलियत बरतने का क्या मायने है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भगतीन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर हम लोग, आपको आता हो तो आप खुद लिखें, नहीं तो आप इसका ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए भगतीन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई है क्योंकि भगतीन ग्रामीण परिवेश की विधवा स्त्री है। अब भगतीन क्या है, अब क्यों महादेवी जो है महादेवी अब देहाती हो गई, तो जो भगतीन जो है वो देहाती या आप कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड वो औरत है जो एक विधवा है, स्त्री है। वह महादेवी वर्मा के घर में आने के बाद घर के सारे कामों को देहाती तरीके से करने लगी और जब महादेवी वर्मा के घर में काम करना स्टार्ट किया तो उसने घर के सारे काम देहाती तरीके से करना स्टार्ट कर दी। देहाती नियम का पालन करने लगी और देहाती नियम जो है उसको पालन करने लगी। भगतीन ने महादेवी वर्मा को ग्रामीण व्यंजन बनाना भी सिखाया, जिससे महादेवी वर्मा को ग्रामीण तरीके से बनाए हुए भोजन करने की आदत हो गई। तौर तरीका भी ग्रामीण तरीके की हो गई। ठीक है, तो क्यों हुआ, मेन रीजन था कि भगतीन जो है वो क्या है, वो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड करती थी, बिलोंग करती थी, है ना, इसीलिए वो उसी तरीके से और देहाती हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। आइए कुछ एमसीक्यू प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एमसीक्यू प्रश्न दिया हुआ कि भगतीन के जेठ और जिठोत किस बात के लिए कटिबद्ध थे। ठीक है, जेठ और जिठोत किस बात के लिए कटिबद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है बड़े बड़े अक्षरों से। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो बताइए फटाक से कमेंट करके बताइए आप सभी कि भगतीन के जेठ और जिठोत से किस प्रकार की कटिबद्धता थे। तो देखिए, और भगतीन की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ये इस प्रकार की कटिबद्धता हमेशा चलता था जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। भगतीन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराने के मूल में जिठोत की कौन सी मंशा छिपी थी। तो भगतीन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराने के मूल में जिठोत के मन में जो मनसा छिपी हुई थी वो क्या था कि भगतीन की जायदाद पर गिद्ध दृष्टि रखता है, या मतलब उसका जायदाद को हड़प ले, समझिए बात को। ठीक है, पुनर्विवाह, विधवा बेटी को पुनर्विवाह करवा देना चाह रहा था और जो भी उसका जमीन था उसको पुनर्हड़पना चाह रहा था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के रचना का नाम बताइए। तो ठीक है, चलिए ये प्रश्न आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि, लेकिन इसका आंसर बता दें कि भगतीन वाले जो है ना, तो भगतीन के पद्यांश के जो है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, चलिए, भगतीन को अपने पिता की मृत्यु की पता कब चला था। तो भगतीन को अपने पिता की मृत्यु की पता कब चला था, तो उनको जो पता चला था जब वो पिता के घर पहुंची तब उसको पता चला। कब पता चला, जब पिता के घर पहुंची तब, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। भगतीन का विवाह किस आयु में हुआ था। तो भगतीन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हो चुका था। ठीक है, 5 ईयर्स। ठीक है, बाजार दर्शन किस विधा की रचना है। तो बाजार दर्शन जो है वो निबंध विधा की रचना है। तो निबंध आप लोग लिख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए, और आपको एक और कहानी बताते चले। देखिए यहाँ पे
कुछ यहाँ पे प्रश्न है, तो ये प्रश्न में से ये प्रश्न को आप देख लीजिए, ये इसमें से आपको कर लेना है। हम एक को बताएंगे और 2 है आप खुद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न हमको वीवीआई लगा। क्यों वीवीआई लगा? क्योंकि जब सर से बात हुई और लोगों से, बहुत सारे लोगों सरों से बात जब किया गया तो उसने वो सर लोग बताए कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है और कुछ अलग भाषा में बोले, इसलिए इसको हम इम्पोर्टेंट हम आप लोगों के बीच में करवा रहे हैं, ठीक है। तो योगेश्वर बाबू यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे? तो देखो, यशोधर बाबू परिवार के बावजूद भी स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे, तो ये प्रश्न जो है पिछले वीडियो में हम आप सबों को बता चुके हैं, तो उसको जाके पीछे वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों प्रश्न को आप देख लिए और ये जो प्रश्न आप लोगों के बीच में हम बता रहे हैं, ये यही प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे थे कि लास्ट तक देखना है वीडियो, इसी के लिए लास्ट तक देखने के लिए कहे थे हम। क्या बोले कि देखो, भ्रष्टाचार के ऊपर आपको एक निबंध लिखने के लिए आना चाहिए, देख के जाइएगा, या फिर छात्र और राजनीति के ऊपर, छात्र को राजनीतिक में उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, बस उसके ऊपर। चौथा पॉइंट आप लोग अपने मित्र की कविता के ऊपर, या कवि है, और लोकतंत्र के चुनाव, आप इसमें से लोकतंत्र का चुनाव जो है इसको आप अवश्य देख के रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ जो पत्र लेखन जिसको हम कह रहे थे, पत्र लेखन है कि अपने शहर की गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रमुख दैनिक समाचार के संपादक को पत्र लिखिए। और एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप का वर्णन करते हुए किसी समाचार के संपादक को पत्र लिखिए, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए पत्र लेखन है, और ये आप 12th क्लास के छात्र हैं तो आपको पत्र लेखन लिखने में समस्या नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा ये प्रश्न, और ये प्रश्न अच्छा आपको ही नहीं लगेगा, आपके परीक्षा में पूछा जाए, ऐसा हम आप दुआ करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न को जरूर आप देख लीजिएगा, जो 5-6 प्रश्न अभी आपको हम बताए हैं, ये सभी प्रश्न को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लंबा वीडियो देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि इससे पहले नेक्स्ट जो है पिछला दिन जब लंबा वीडियो 18-20 मिनट का वीडियो अपलोड किया तो आप लोग नहीं देखे, उसको ना सपोर्ट मिला ना प्यार मिला, इसलिए उसको लंबा वीडियो नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो ही अच्छा होगा। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि कल आप लोगों का परीक्षा है, तो नए सब्जेक्ट को लेकर मिलेंगे। तो आपसे अलविदा लेते हैं, जय हिंद।